नमस्कार साथियों। आज हम आपको क्लास 6 पढ़ाएंगे अपनी सीरीज के अंदर भू संचलन। भू संचलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते हैं और हमने आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ना कि विस्तार से, जो कि आपको जल्दी से जल्दी क्लास पूरी करनी है। भू संचलन क्या है? अंतर्जात बलों द्वारा भूपटल पर होने वाले परिवर्तन की क्रिया को भू संचलन कहते हैं। अंतर्जात बल, जो अंतर्जात बल है, भूपटल पे जो अंतर्जात बल लगते हैं उनमें परिवर्तन क्रिया को भू संचलन कहते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा भूपटल पर होने वाले परिवर्तन, जितने भी भूपटल है और जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? भू संचलन कहते हैं। भू संचलन द्वारा महाद्वीप, हमारे महाद्वीप पिछले पढ़ाया था आपको, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण भू संचलन द्वारा होता है। समझ में आई? अंतर्जात बल द्वारा भूपटल पर होने वाले परिवर्तन की क्रियाओं को भू संचलन कहते हैं। इसके द्वारा महाद्वीप बनते हैं, पर्वत बनते हैं, पठार, मैदान और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भूपटल को नियंत्रित करने वाले दो कारक बताए हैं। भूपटल पर को नियंत्रित करने वाले कितने कारक हैं? दो कारक हैं, एक बहिर्जात बल और एक दूसरा अंतर्जात बल। भूपटल पर जो क्रियाएं होती हैं वो बहिर्जात बल और अंतर्जात बल के कारण ही क्रियाएं होती हैं। भू संचलन कितने प्रकार का होता है? भू संचलन दो प्रकार का होता है। एक आकस्मिक भू संचलन, जो अचानक होने वाला क्रियाएं हैं उसे कहते हैं आकस्मिक, और दूसरा होता है दीर्घकालीन भू संचलन। कौन सा होता है? दीर्घकालीन भू संचलन। आकस्मिक भू संचलन वो होते हैं जो कुछ ही समय में और कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाते हैं, जैसे कुछ घंटे और कुछ सेकंडों में क्रिया जो होती है वो आकस्मिक भू संचलन द्वारा होती है, जिससे क्या होता है? भूकंप आते हैं। भूकंप एक अचानक आकस्मिक क्रिया है और कुछ ही सेकंडों और कुछ ही घंटों में बहुत सारी उथल पुथल भूपटल पर कर देता है। तो इसमें आकस्मिक भू संचलन में क्या क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी अचानक आने वाले क्रिया है। भूकंप आकस्मिक भू संचलन में आएगा, भूकंप और ज्वालामुखी, ये कुछ ही घंटों और कुछ ही सेकंडों के लिए होते हैं और भूपटल पर बहुत सारी क्रियाएं कर देते हैं। दीर्घकालीन भू संचलन, दीर्घकालीन भू संचलन की लंबे समय में घटित होने वाली प्रक्रिया है। ये मनुष्य को महसूस नहीं होती। अभी भी जैसे हमने देखा है हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही। एक लंबे समय में घटित होने वाली क्रिया है दीर्घकालीन भू संचलन। इसमें क्या बनते हैं? महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, बलन और भ्रंशन, ये दीर्घकालीन भू संचलन के द्वारा होते हैं और ये लंबे समय में घटित होते हैं। ठीक है, आगे दीर्घकालीन भू संचलन कितने प्रकार के होते हैं? महादेशीय भू संचलन और पर्वत निर्माण भू संचलन। इसमें भी दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो महादेशीय या पठार आदि का निर्माण, जिससे जैसे महाद्वीप और पठार बनते हैं। दूसरा होता है पर्वत निर्माण, पर्वत, मोरदार पर्वत भी बनते हैं और भ्रंशन और बलन की क्रिया भी इसमें ही होती है। तो इस प्रकार दीर्घकालिक भू संचलन दो प्रकार की क्रियाएं करता है, एक तो महाद्वीप पठार और दूसरा पर्वत निर्माण आदि भ्रंशन और बलन की क्रिया, ये दीर्घकालीन भू संचलन में आते हैं। अगर ये महादेशीय भू संचलन लंबत तरंगों के कारण होता है, ये सवाल कई बार आया है एग्जाम में। महादेशीय भू संचलन किसके द्वारा होता है? लंबत तरंगों के द्वारा। इसे नोट कर लें, लंबत तरंगों के कारण। इसमें वृहद पैमाने पर उत्थान माने उठना और धसान, नीचे कोई क्रिया जब धसती है क्रिया को उसे कहते हैं धसान। लंबत महादेशीय तरंगों के कारण उत्थान होता है और धसान की क्रिया होती है, ये याद कर लेना। ठीक है, उत्थान और धसान आएंगे आगे। इसमें क्या होता है? उत्थान, अवतलन, उन्मंजन और निमंजन, ये चार प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं लंबत तरंगों के द्वारा। उत्थान कहाँ होगा?
जैसे देखो बताएंगे, ये भूपटल है, ये भूपटल है, ऐसे करके, और लंबत तरंगे ऊपर चली, ये भाग स्थिर रहा, ये कैसा भाग रहा, स्थिर भाग, और इसके लंबत तरंगे ऊपर चली, ये भाग उठ गया, तो इसे कहते हैं उत्थान। यानी कि एक भाग, कोई भूपटल है, उसके कुछ भाग स्थिर रहा और एक भाग उठ गया, तो उस वह घटना कहलाएगी उत्थान। ठीक है। अब दूसरा अवतलन। अवतलन में क्या होता है, एक भाग, ये भूपटल है, एक भाग पर लंबत तरंगे पड़ी और एक भाग धस गया और एक भाग स्थिर रह गया, इस प्रकार की आकृति बनी, ये अवतलन हो गया। यानी जो भाग दबा वो अवतलन और जो उठा वो उत्थान। ये प्रक्रिया उत्थान और अवतलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, महाद्वीप पर। ये ध्यान करने वाली बात है, ये कहाँ होती है, महाद्वीप पर। अब उन्मंजन और निमंजन, इसमें दो प्रक्रिया होती है, उन्मंजन की प्रक्रिया और निमंजन की प्रक्रिया। उन्मंजन की प्रक्रिया समुद्र के अंदर होती है, जैसे समुद्र में भी हमारे स्थल है, एक भाग पर लंबत लगी और एक भाग उठ गया और एक भाग स्थिर रहा, ये भाग, तो ये उन्मंजन कहलाएगा। उन्मंजन की क्रिया समुद्र या महाद्वीप के अंदर होती है। निमंजन, निमंजन भी इसी प्रकार का। निमंजन में क्या होता, एक भाग धस गया, दूसरा स्थिर रह गया, तो ये धसान की प्रक्रिया। जैसे भूपटल पर धसान, पर्वत पठार की क्रिया होती है, ऐसी समुद्र में उन्मंजन और निमंजन की प्रक्रिया होती है। उन्मंजन, एक भाग को लंबत तरंगे आई और एक भाग उठ गया, एक भाग स्थिर रह गया। निमंजन, एक भाग दब गया, दूसरा भाग स्थिर रह गया, ये निमंजन। ये ध्यान करने वाली बात है, ये समुद्र के अंदर होता है, ये भूपटल पर उत्थान और अवतरण भूपटल पर, उन्मंजन और निमंजन समुद्र के अंदर या महाद्वीप के अंदर, महासागर के अंदर। सॉरी। पर्वत निर्माण भू संचरण क्षैतिज स्पर्श तरंगों द्वारा होता है। देखो ये अंतर है, क्या है, क्षैतिज, यहाँ क्या था, यहाँ महादेश भूसंचलन लंबत तरंगों द्वारा होता था, और यहाँ पर्वत निर्माण के जो भूसंचलन है वो क्षैतिज स्पर्श तरंगों। ये कई बार सवाल आया है, पर्वत निर्माण भूसंचलन कैसी तरंगों द्वारा होता है, तो हम लिखेंगे क्षैतिज या स्पर्शीय तरंगों के कारण पर्वत निर्माण भूसंचलन होता है। अगर महादेशीय भूसंचलन आए तो महादेशीय भूसंचलन होता है लंबत तरंगों द्वारा। ये दो सवाल इसमें इंपोर्टेंट है, एक ये प्रक्रिया, एक ये, और एक ये, और एक समुद्र उत्थान और उन्मंजन और निमंजन की। ये सवाल इंपोर्टेंट है, जो सवाल पूछता है पुटअप करता है वो यहाँ से पुटअप करता है। अब ये दबाव या बलन, बलन से संबंधित इस तरह करती, जब क्षैतिज से स्पर्श तरंगे काम करती हैं तो बलन की प्रक्रिया होती है, ऐसे करके आकृति बनती है। ये लंबत बल लगा, उत्सम बलन, जो भाग उठ गया उसे कहते हैं उत्सम बलन। जो भाग नीचे दब गया उसे क्या कहते हैं, अवसम बलन या भू अपनति, उसे कहते हैं भू अपनति। उठने वाले भाग को भू अपनति और नीचे जाने वाले को उपसैवलन या अभिनति। इस प्रकार की प्रक्रिया क्षैतिज स्पर्श तरंगों के द्वारा होती है। आगे हम पढ़ेंगे बलन। अब हम पढ़ाएंगे आपको बलन। बलन क्या है, जब बलन की क्रिया अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में दबाव शक्ति के कारण होती है तो चट्टानें लहरदार मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, अपनति। ऊपर उठे भाग को क्या कहेंगे, अपनति, और नीचे धसे हुए भाग को कहेंगे अभिनति। बलन में जब क्रिया अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में, तो छोटे क्षेत्रों में दबाव शक्ति के कारण दो चट्टानें लहरदार मोड़ के रूप में, कैसे, लहरदार मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे भाग को अभिनति कहते हैं। इस तरह की कुछ आकृति बनती है। ये देखो छोटे क्षेत्र में जब दो चट्टानें हैं और दबाव शक्ति पड़ रही है तो इस तरह की ये आकृति बनेगी। ये होगा इसका अक्ष और ये होगी इसकी नति। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे भाग को कहेंगे अभिनति। इस प्रकार की आकृति बनती है बलन में। बलन के प्रकार
बलन कितने प्रकार के होते हैं? बलन के अलग 5 प्रकार के हैं लगभग। सममित बलन, सममित बलन जब दोनों तरफ चट्टानों पर दबाव शक्ति समान होती है, जब दोनों तरफ चट्टानों पर दबाव शक्ति समान पड़ती है, थीटा का मान यानी कोण इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, और दोनों तरफ से समान दबाव दबाव पड़ रहा है, तो लगभग इस प्रकार की आकृति बनेगी। सममित बलन कहाँ है? स्कॉटलैंड का जूरा पर्वत। ये सवाल आता है। सममित, एक तो बलन में किस प्रकार का बलन? सममित बलन। और वो कैसा? दोनों तरफ दबाव शक्ति कैसी होगी? समान। कैसी होगी? दोनों तरफ दबाव शक्ति समान। और इस प्रकार के बलन का उदाहरण है स्कॉटलैंड का जूरा पर्वत। ये कई बार आया है। सममित बलन कहाँ पाया जाता है? तो स्कॉटलैंड का जूरा पर्वत सममित बलन का उदाहरण है। असममित बलन, असममित बलन में एक तरफ दबाव शक्ति ज्यादा है और दूसरी तरफ कम, दबाव शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। असममित बलन में दबाव शक्ति में क्या पाई जाती है? भिन्नता। और सममित बलन में दबाव शक्ति दोनों तरफ समान पड़ती है, उसका उदाहरण जूरा पर्वत है। असममित बलन में एक तरफ दबाव शक्ति अधिक और दूसरी तरफ कम, यानी दबाव शक्ति में भिन्नता। इसे ये कहाँ पाया जाता है? इटली का पेनाइन पर्वत। इटली का, एक तो पहले सवाल बन सकता है पेनाइन पर्वत कहाँ है, तो वो है इटली में। और ये किसका उदाहरण? कौन से बलन का? तो ये असममित बलन का उदाहरण है, इटली का पेनाइन पर्वत। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए बलन, एक दिग्नत बलन, एक दिग्नत बलन तीसरा है। इसे एक नति भी कहते हैं, इसे एक नति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही तरफ जो है दबाव शक्ति लगती है और दूसरी तरफ दबाव शक्ति नहीं लगती। लगभग इस प्रकार की आकृति बनती है। फोल्ड पर्वत ऐसा करके फोल्ड हो जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य ऑस्ट्रेलिया। मध्य ऑस्ट्रेलिया में एक दिग्नत बलन के उदाहरण मिलता है। तो अगर कहीं आए एक नति बलन का कौन सा है, ये कौन से पाया जाता है? तो मध्य ऑस्ट्रेलिया में। इसमें दबाव शक्ति एक ही तरफ लगती है। अगला समनत बलन। समनत जैसे नाम से लग रहा है समान, मतलब समांतर। लगभग दबाव शक्ति ऐसे लगेगी कि दो जो है पटल दोनों तरफ समांतर हो जाएगी, यानी थीटा के मान दोनों तरफ एक सा रहेगा, कोण जो है एक सा रहेगा, वो कहलाएगा सममित बलन। दोनों भुजाएं लगभग समांतर हो जाती है। इसमें कैसे हो जाती है? दोनों भुजाएं लगभग समांतर और दोनों ओर एक जैसा बल लगता है। तो ये किसका उदाहरण है? समनत बलन का। दोनों तरफ बल समान और समांतर भुजाएं, तो ये समनत बलन का उदाहरण। आगे देखिए नंबर 5, परिवलन। परिवलन या शैन बलन आएगा। परिवलन या शैन बलन का उदाहरण, तल की भुजा लगभग समांतर हो जाती है। इसमें जो एक तल है कोई, तो उसकी भुजाएं भी लगभग समांतर हो जाएंगी। दबाव शक्ति एक तरफ अधिक हो जाती है। दबाव शक्ति एक तरफ कैसी हो जाएगी? अधिक। इस प्रकार की आकृति बनेगी। चट्टाने जब दबाव पड़ेगा तो चट्टाने दोनों समांतर हो जाएंगी, ऊपर वाली चट्टान भी और नीचे वाली चट्टान भी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, बिल्कुल दोनों समांतर आकृति बनेंगी। ठीक है। इसका उदाहरण कहाँ मिलता? यूके का केरी कोसल पर्वत। ये याद रखना है, याद रखोगे। कैसे सवाल आएगा? परिवलन या शैन बलन पर्वत को का उदाहरण, तो बताइए कौन सा है? परिवलन या शैन बलन का पर्वत कौन सा है? तो हम लिखेंगे यूके का कैरी केसल पर्वत कैसा है? परिवलन या शैन बलन। इसमें क्या दबाव शक्ति लगती है तो दोनों भुजाएं लगभग समांतर हो जाती, फोल्ड होकर वो उसके ऊपर हो जाती, समांतर जैसी लगती, जैसे ये ऊपर की और नीचे की। आगे आ जाओ, प्रतिबलन। अब ये बलन के प्रकार समाप्त। अब आएगा प्रतिबलन। नापे या ग्रीवाखंड, नापे या ग्रीवाखंड को हम प्रतिबलन भी कहते हैं। एक भुजा टूटकर आगे चढ़ जाती है, बिल्कुल भुजा जैसे दो चट्टाने हैं। ये देखो एक चट्टान ये है और ये चट्टान दूसरी चट्टान पर दबाव पड़ा तो ये टूटकर आगे बढ़ गई, टूटकर आगे बढ़ गई। इस प्रकार की आकृति जहां मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबलन। नापे या ग्रीवाखंड। उसमें सवाल में आएगा ग्रीवाखंड का
उदाहरण क्या है? तो हमारा कश्मीर का पीर पंजाल, कश्मीर का पीर पंजाल पर्वत कैसा है? प्रतिवलन का उदाहरण नापे या ग्रीवाखंड का। एक भुजा टूटकर आगे चढ़ जाती है, इस प्रकार की आकृति प्रतिवलन या नापे ग्रीवाखंड में बनती है। पंखावलन, पंखावलन क्या है? आगे आइए। पंखावलन में लगभग इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है। अपनतियों में कई अपनतियों के मिलने से पंखावलन, ये सवाल कई बार आया है, पंखावलन किसे कहते हैं? अपनतियों में कई अपनतियों के मिलने से, अपनतियों में कई अपनतियों के मिलने से पंखावलन बनता है। जैसे एक ये है अपनति, फिर दूसरी अपनति, ऐसे करके पंखे जैसी आकृति होती है, उसे कहते हैं पंखावलन। ऊपर उठा भाग सम अपनति और नीचे दशा भाग सम अभिनति। अंतर इतना है, ऊपर उठा भाग सम अपनति और नीचे सम अभिनति, सम अभि ये आएगा सम भिनति। ठीक है, तो ये पंखावलन का उदाहरण है, कई अपनतियों को मिलने से पंखावलन बनता है। आगे आ जाओ, खुला और बंद वलन, खुला और बंद वलन। जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच होता है, इसका कहीं ऐसी आकृति बन जाए जब 90 और 180 के बीच हो तो उसे खुला वलन कहते हैं, और 90 से कम हो तो उसे बंद वलन कहते हैं। तो कहीं सवाल आएगा खुला वलन और बंद वलन किसे कहते हैं, तो हमें पहचान करना है 90 और 180 के बीच का जो कोण होगा वह खुला वलन, और 90 से कम जहां कोण होगा वहां बंद वलन बनता है। इस प्रकार हमने जो है वलन आपको पढ़ाया, वलन के प्रकार पढ़ाए, प्रतिवलन पढ़ाया, इनके उदाहरण आते हैं। आकृतियों से आपको समझना है कहाँ किस पर कैसा दबाव पड़ रहा है और उसका उदाहरण याद करना। ज्यादातर उदाहरण आते हैं एक नति वलन या एक नति का उदाहरण, मध्य ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के सवाल आते हैं। और नापे या ग्रीवाखंड का कौन सा पर्वत है, तो हम लगाए कश्मीर का पीर पंजाल। खुला वलन बंद वलन क्या है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें, याद कर लें। ये भूसंचलन में वलन के प्रकार थे। थैंक यू।